एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला, स्पाइन से 2.5 इंच की नुकीली चीज निकली। सर्जरी के बाद खतरे से बाहर सैफ, लेकिन अभी रहेंगे आईसीयू में। पुलिस ने केयरटेकर का बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। एक संदिग्ध भी हिरासत में। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी। स्पेस सेक्टर में बूस्टर के लिए तीसरे लॉन्चिंग पैड को भी कैबिनेट की हरी झंडी। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार तीसरे दिन उछाल। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,300 के पार। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा तेजी, मिड और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रफ्तार। आज आएंगे दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। तीसरी तिमाही में फ्लैट रह सकता है आरआईएल का रेवेन्यू। मुनाफे में 10% का दबाव संभव, लेकिन मार्जिन में दिख सकता है सुधार। टैरिफ बढ़ने से जियो के आरपू में भी बढ़ोतरी संभव। गाजा में रुकेगी 15 महीने से जारी जंग। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम पर समझौता। ट्रंप बोले जल्द रिहा होंगे बंधक। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा। इसरो के स्पेसएक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग में हासिल की सफलता। इंसान को अंतरिक्ष में भेजने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात 2 बजे घर में घुसे चोर ने सैफ अली खान पर चाकू से 6 जगह वार किया। हमले के बाद सैफ को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सैफ पर हमले के बाद मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस का दावा है कि सैफ अली खान पर हमला करने का जो मामला है जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया कि सैफ की सर्जरी हो गई है। 2.5 इंच की नुकीली चीज उनकी पीठ से निकाल दी गई है। सैफ अली खान के स्पाइन में गहरे घाव है, जिसका ऑपरेशन हुआ है। सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। तो इस मामले पर अब ज्यादा अपडेट के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा से। तो प्रीति, हम लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि सैफ की सर्जरी की जा चुकी है। वहीं मुंबई पुलिस की बात करें तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट है वहां से? मुंबई पुलिस के मुताबिक जो आरोपी की शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है कि वो आरोपी कौन है। साथ में मुंबई पुलिस ने इस मामले में जो है 10 टीम बनाई है। क्राइम ब्रांच के अलावा फॉरेंसिक लैब भी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 अलग अलग टीम जो है इस केस की जांच कर रही है। वहीं जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है हमलावर कौन था, उसकी पहचान होने के बाद जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है मुंबई पुलिस उसकी गिरफ्तारी दिखा सकती है। हालांकि मुंबई पुलिस को जब ये पूछा गया कि इस पूरे हादसे के पीछे का मोटिव क्या था, तो उनका यही कहना है कि चोरी के मकसद से जो है ये आरोपी उनके घर में घुसा था। अब सवाल ये उठता है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी जो है सैफ और करीना के घर के वहाँ पर है, तो ये आरोपी 10वीं मंजिल तक कैसे पहुँच गया। हालांकि मुंबई पुलिस का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के एग्जिट से जो है वो घर के अंदर घुसा था और इस पूरे बिल्डिंग में करीब 24 सीसीटीवी कैमरा है, वो सभी को सीज कर दिया गया है और आगे की जाँच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। जी शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। तो सैफ अली खान पर हमले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। भ्रष्टाचारी बिल्डर्स
यांना सुरक्षा आहे, पूर्ण सुरक्षा आहे. सैफ अली खानला सुरक्षा असणार 100%. सैफ अली खान तर त्यांना या सरकारनं पद्मश्री दिलाय, भारत सरकारनं कधी काळी. तर पद्मश्री किताब असलेल्या व्यक्तीला सुद्धा मुंबईमध्ये सुरक्षित राहता येत नाही, हे आज पुन्हा एकदा दिसलं. तो सैफ अली खान पर हमले से बॉलीवुड सख्ते में है, क्या मुंबई में सेलिब्रिटीज की सुरक्षा खतरे में है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर. चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं. डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं यतिन मोता. तो यतिन बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं इन्फोसिस के. देखिए, इन्फोसिस की रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं. अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो पोल के हिसाब से ही लगभग 41,000 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू का फिगर आता हुआ नज़र पड़ा है. एबिट एब्सोल्यूट की बेसिस पे अगर हम बात करें तो 8,912 करोड़ रुपए आया है, जबकि जो पोल था वो लगभग 8,700 करोड़ का था. तो मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है. अगर हम एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 21.3% आया है, जबकि अनुमान लगभग 21.2% के आसपास था. तो एबिट मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको दिखाई पड़ रहा है. और इसी के साथ इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस में भी बढ़ोतरी की है. इनफैक्ट इन्फोसिस का जो पहले का गाइडेंस था वो था लगभग 4.25% से लेकर 4.5% का ग्रोथ. इसको रिवाइज करके 4.5% से 5% ग्रोथ के आसपास लाया गया है. तो लोअर साइड पे लगभग 0.75% से गाइडेंस बढ़ाया गया है और अपर एंड का गाइडेंस जो है लगभग आधे % से बढ़ाया गया है. और ओवरऑल अगर हम देखें जो मार्जिन का गाइडेंस है एबिट लेवल पे वो भी मेंटेन रखा गया है 20 से 22% की रेंज में. तो अगर हम कहें तो नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं. रिजल्ट्स जो है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे काफ़ी शानदार है और उतना ही शानदार उनका गाइडेंस है, क्योंकि लगभग जैसे मैंने पहले कहा 0.25% का लोअर एंड पे और अपर एंड पे लगभग आधे % का इजाफा हुआ है. नेट नंबर्स इन लाइन और एक स्ट्रीट थम्स अप देगा ज़रूर गाइडेंस को लेके, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड पे आता हुआ नज़र पड़ा है. जी यतिन, आप हमारे साथ बने रहें. आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे. शाम को रिलायंस के भी नतीजे आएंगे तो उस पर बातचीत करने के लिए आपके पास दोबारा कनेक्ट होंगे. इस बीच आपको बता दें मार्केट का पूरा अपडेट. शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में जोश दिखाई दिया. बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़कर 70,043 पर और निफ्टी 99 पॉइंट चढ़कर 23,312 पर बंद हुए. इंफ्रा ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली. वहीं आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयर्स में दबाव दिखाई दिया. तो बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से. तो कंचन बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली. तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला. लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा. सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की. सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी लाइफ का, जहां पे हमें करीबन 8% का अपसाइड देखने को मिला और कल इसके नतीजे भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है. बीएल में 3%, एसबीआई लाइफ 3% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं. लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है टाइटन का, जहां पे करीबन 0.5% की कमजोरी देखने को मिली है. पावर ग्रिड भी 0.5%, सिप्ला में भी सेम नंबर्स और आयशा मोटर करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है. देखते हैं कि मिड कैप का एक्शन कहां रहा है. आरवीएनएल में हमें 11% का इजाफा देखने को मिला है. आईडीबीआई बैंक 8%, भारत डायनामिक्स 6% और हुडको भी करीब करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं. लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो यूपीएल में करीबन 0.11%, एल्केम लैब 0.5%, सुजलॉन एनर्जी 1% और पेज इंडस्ट्री भी करीबन 0.5% की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं. शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए. आईटी सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टिव नजरिया है, ऐसा कहना है एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी का. सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में निवेश के मौके बनेंगे. आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है. कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग. सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं. अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड
काफी केकअप हो सकता है अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ती है, और इन 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 सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। द ओनली probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें, but we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके, बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अब बाजार की नजर आज आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, इस पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है रिलायंस के नतीजों से? बिग बॉय, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे क्वार्टर के नतीजों पे खास नजर रहेगी। सुधार एक्सपेक्टेड है और सीक्वेंशियली बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है, और अगर हम एबिटा और मुनाफे की बात करें तो यहां हल्का सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन इस बार लगभग 60 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है और लगभग 18.32 के आसपास का एबिटा लेवल एक्सपेक्टेड है। एबिटा इसके लिए सुधरेगा क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस का आरपू है और रिटेल कारोबार का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। फैक्टर्स की बात करें तो O2C कारोबार में एबिटा की ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी, और जीआरएम्स की बात करें तो QOQ एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ अच्छा खासा सुधार होगा। इनफैक्ट जीआरएम्स 6% सुधरेंगे और लगभग $8.7 पर बैरल के आसपास का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा। जियो के आरपू की बात करें और ओवरऑल नतीजों की बात करें तो यहाँ 6% का इजाफा आपको दिखेगा और सिक्वेंशियली लगभग 7% का इंप्रूवमेंट आपको एबिटा में आता हुआ दिखेगा। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज में और ओवरऑल ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल्स में नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। अब टेलीकॉम कारोबार की बात करते हैं। अगर हम Q3 के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहाँ देखेंगे हम एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो एक 10% का सुधार है। रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा दिखेगा, और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार रहेगा। 54% के आसपास एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस साल का रहेगा आरपू का। ये क्वार्टर में आप टैरिफ हाइक का इंप्रूवमेंट देखेंगे। 205 रुपए के आसपास आरपू एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास था। अब ये समझते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या समझना है थर्ड क्वार्टर नंबर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डबल डिजिट रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, और वैल्यू अनलॉकिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट्स में खास नजर रहेगी थर्ड क्वार्टर में। अगर हम टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिटेल एबिटा लगभग 6% का सुधार दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है कि 2025 कैलेंडर ईयर में जो प्रदर्शन रहा है स्टॉक का वो FY26 में सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपेंशन का इफेक्ट यहाँ दिखेगा। गीगा फैक्ट्री भी खुल रही है, उस पर भी खास नजर रहेगी, और थर्ड क्वार्टर का कोर एबिटा लगभग 5% सुधरेगा QOQ बेसिस पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो गीगा फैक्ट्री है और न्यू एनर्जी कारोबार है वो किस हिसाब से प्रदर्शन दिखाएगा, उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें, CNBC आवाज नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसकी ऑनरशिप इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है, और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर जो कि कैबिनेट से आ रही है। आज सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है स्पेस सेक्टर के लिए। कैबिनेट ने तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा, और साथ ही इसका फायदा दिल्ली के कर्मचारियों को भी होगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं
1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। तो कैबिनेट की तरफ से लिए गए इन दोनों अहम फैसलों पर अब विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसकी पूरी जानकारी क्या है? देखिए, दरअसल सरकार का जो फैसला है उसके तहत 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके एक चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे, इनके टर्म्स और रेफरेंस तय किए जाएंगे और फिर ये इसमें तय की जाएगी कब तक इनको अपनी सिफारिशें देनी है। ये वेतन आयोग जो होता है दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए तय करता है कि उनकी बेसिक सैलरी में किस आधार पर कितनी बढ़ोतरी की जाए, उनके अलग अलग भत्ते में किस तरह का बदलाव किया जाए, महंगाई भत्ते में क्या बदलाव किया जाए, और हर उनके सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए हर 10 साल पर उनके वेतन भत्ते की समीक्षा की जाती है। तो ये समीक्षा अब 1 जनवरी 2026 को की जानी है, इसलिए साल भर पहले इनका गठन किया गया है ताकि वेतन आयोग संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करता है, कर्मचारी संगठनों से सलाह मशविरा करता है, फिर अपनी सिफारिश देगा, फिर उस सिफारिश को माना जाएगा और इस सिफारिश को मानने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा, बता दूं कि इसमें केंद्र सरकार के कुल करीब 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारी हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। एक और ख़ास जिक्र करना चाहूँगा, चूँकि दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस फैसले से दिल्ली के 8 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, जिसमें डिफेंस पर्सनल भी होंगे और दिल्ली सरकार के भी कर्मचारी होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के कर्मचारी के वेतन में उसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है जिस आधार से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ोतरी की जाती है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दूं कि 7वें वेतन आयोग जो अभी चल रहा है उसकी सिफारिश लागू होने से 2016-17 में जब पहली बार लागू हुआ था तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए थे। तो जाहिर तौर पे ये 8वां वेतन आयोग सिफारिश जब लागू होगा तो सैलरी बढ़ेगी तो सरकार का खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जी लक्ष्मण जी, एक और बड़ा फैसला लिया गया है, स्पेस सेक्टर के लिए तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी मिली है, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए कितना अहम फैसला है ये? ये तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है दरअसल श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा। ये पूरे स्पेस सेक्टर के लिए कहे तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 लॉन्चिंग पैड था, लेकिन सरकार जिस तेज़ी से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है उसके लिए एक नए लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत थी। अब इस नए लॉन्चिंग पैड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें इस नए लॉन्चिंग पैड में 3,985 करोड़ रुपये की लागत से तीसरा लॉन्चिंग पैड बनेगा। 48 महीने के भीतर ये तैयार हो जाएगा, यानी 4 साल के भीतर ये तैयार हो जाएगा। इसके तहत जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये तीसरा लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, इसकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, इस वजह से इसे पूरे स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे CNBC आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा है। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन ने आखिरकार ऐतिहासिक डॉकिंग में सफलता हासिल कर ली है और इसी शानदार सफलता के साथ अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत से पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। आज से पहले 2 बार 7 जनवरी और 9 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया था।
तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।